Good morning, everyone. Today we are going to cover class 10th, chapter 1, which is chemical reactions and chemical equations. It is a very easy chapter and it is core of chemistry. So basically, it's chemistry's first chapter. Now we are going to start it. Before getting into what chemical reactions is, we first need to understand what a change is. हम चेंज के बारे में क्या जानते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज को किसी तरह की ऑल्टरेशन, चेंज या फिर मॉडिफिकेशन किसी भी एक सिस्टम की फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। ऑन अ कोर जो चेंज होता है वो दो तरह का होता है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चन आता है दैट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केमिकल चेंज जो होता है उसमें एक बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि इनिशियल प्रोडक्ट से मैच नहीं होता। एक अलग तरह का केमिकल, कोई एक अलग तरह का सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो एक सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी को कभी भी चेंज नहीं करता। फिजिकल चेंज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट इज लाइक श्रेडिंग और टेयरिंग ऑफ पेपर। वी आर टेयरिंग अ पेपर बट that thing is already like it is paper and it will be paper. It's not something new forming. Talk about rusting of iron or digestion or say rotting of some fruit or a vegetable, तो उस केस में एक नए केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि प्रीवियस थिंग से बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये होता है चेंज। बात आती है कि हमें ये चेंजेस पढ़ने क्यों है? ये पढ़ने इसलिए जरूरी है बिकॉज जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको समझने के लिए एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction is a process in which one or more substance transforms into a completely different substance. जब किसी भी चीज में कोई केमिकल चेंज होता है तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसमें जो एक सब्सटेंस होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्सटेंस में। इसका एग्जांपल हम लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है और इसमें क्या करते हैं, हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। वाई रबिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब मैग्नीशियम को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाती है, इसीलिए सैंड पेपर से हम उसे क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट एक बर्नर के ऊपर हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक डेजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट एश देता है। मतलब रिएक्शन क्या हुआ, एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने जलाया तो हमें एक वाइट फ्लेम मिली, वाइट ऐश मिली। ये जो वाइट ऐश होती है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये जो वाइट फ्लेम है ये तो एक तरह की हीट ही है। तो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अ हीट। राइट, केमिकल रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं। अब हमारा जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होते वक्त हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या चेंज हो सकता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन में कंसिडर करें, तो उसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। हो सकता है कि हमने इनिशियली गैसियस स्टेट ली लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई।
हो सकता है कि हमने दो लिक्विड्स लिए, उन्हें मिक्स करा, उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने प्रेसिपिटेट्स बनाए, तो ये उन सब चीजों की स्टेट को चेंज करता है। हम सब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीन स्टेट्स को तो जानते ही हैं। एक्वा स्टेट मतलब जब हम किसी केमिकल को, किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में लेते हैं, वाटर के सॉल्यूशन में लेते हैं, तो वो स्टेट एक्वा स्टेट होती है, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर भी ऑब्जर्व हो सकता है। इसके रिलेटेड भी एक रिएक्शन हमें आएगी। टेम्परेचर में कई बार चेंज हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लुक, चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शंस में ना दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। वन इज एक्सोथर्मिक एंड द अनदर वन इज एंडोथर्मिक। कंफ्यूजिंग होता है कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक से हम EX this thing and suppose that expel EX, exothermic EX। तो इससे मतलब कि एक्सोथर्मिक में जो हीट है ना वो बाहर को एक्सपेल होगी, तो वो एक्सोथर्मिक बन जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको पहले हीट चाहिए होगी। तो इनका डिफरेंस ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलती है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन वाले केस में ऑब्जर्व करा था। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हीट हमें चाहिए होती है किसी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे जिनमें कि गैस भी इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शंस हम पिछले एग्जाम्पल में ही देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम बर्न हुआ तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, और हमें जो है साथ में एक वाइट गैस मिली। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में होनी चाहिए। इनमें से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन में होता है। तो अब जब हम लिखें that a magnesium reacted with atmospheric oxygen, then it gave us the product magnesium oxide plus some heat, लिखना बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको इजीली लिखने के लिए हमारे पास केमिकल इक्वेशंस आई। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। जो चीजें, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड हम लेते हैं पहले, जो रिएक्शन से पहले, रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास है, जैसे कि पहले हमारे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। So these are those substances which are prior to any reaction carrying out. And प्रोडक्ट इज व्हाट वी गेट, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो फ्लेम सॉरी जो व्हाइट ऐश हमें मिली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स आते हैं और राइट हैंड साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट आता है। अब इन इक्वेशंस को भी देखो हमने दो तरह से लिखा है, एक तो इनके केमिकल फॉर्मूला से और एक इनके नेम से। तो दोनों ही वेज करेक्ट है, बट इजीएस्ट इज दिस केमिकल फॉर्मूला वन, क्योंकि हमें जब बहुत सारी रिएक्शंस लिखनी होती है तो इट इज द फास्टेस्ट वे। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए LHS में भी, RHS में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि हमने क्लास 9th में स्टडी करा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक कह लो मैग्नीशियम एटम था और एक दो ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, देन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमें सडनली उससे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए जितने एक रिएक्टेंट में थे। तो इफ अ केमिकल इक्वेशन
has same number of atoms on both LHS and RHS, then equation is said to be balanced. If not, then it is said to be unbalanced. Unbalanced equation, it can be also called skeletal equation. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आती है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड. Look here, we in a bracket we just wrote SAQ. So these are representing the states. तो सॉलिड स्टेट हो गई, एक्वस स्टेट हो गई, देन हमें ये मिले एक जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, विच मीन्स इस टेबल को देख के समझते हैं हमारे पास अभी इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से थे. जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था एंड ऑक्सीजन था. रिएक्टेंट वाली साइड मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड जो जिंक है उसका एक एटम है, और राइट हैंड वाली साइड भी जिंक का एक ही एटम है. जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर हाइड्रोजन के दो एटम है, एंड राइट हैंड साइड भी सेम है. सेम इज द केस विद सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, सो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना. सो स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट आई एक्सपेक्ट इज कि आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, उनकी जो वैलेंसीज होती हैं, पहले से पता हो. जो हम 9th क्लास में ही कर कर आए हैं, तो वो चीज आपको पहले से आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप कंपाउंड्स जो है वो लिख पाओगे, उनको सही से कोट कर पाओगे. सो गेटिंग फर्दर, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन हमने देखा था कि दो तरह की हो सकती है. इट कैन बी बैलेंस्ड, इट कैन बी अनबैलेंस्ड. सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए पहला स्टेप जो है, एक केमिकल इक्वेशन को लिखना. हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आयरन, वाटर, देन दिस their combination gives Fe3O4 plus hydrogen. This is the equation which we need to balance. अब सेकेंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में एक चीज हम और देखते हैं कि इसको हम बॉक्सेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हर एक एलिमेंट के अराउंड एक स्क्वायर बॉक्स बना दे. स्टेप थर्ड क्या होता है, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो हम एक टेबल में लिखेंगे. इस इक्वेशन में हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट्स है, वो है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आयरन जो है उसका रिएक्टेंट में तो सिर्फ एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में तीन हो रहा है. हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में दो है, लेकिन प्रोडक्ट में टू है. एंड सिमिलरली विद ऑक्सीजन, जो उसका एटम है रिएक्टेंट में वो एक है, लेकिन प्रोडक्ट में वो चार हो रहा है. तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. स्टेप 3 क्या होता है. सबसे फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये होता है कि हम वो एलिमेंट लें जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं. अब हमने इक्वेशन तो देखी थी, इक्वेशन के हिसाब से जो ये Fe3O4 था कंपाउंड, इसके एटम्स सबसे ज्यादा हैं, 7 एटम्स इट हैव. सो हमें बैलेंस करेंगे, हम जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो इसी से ही स्टार्ट करते हैं. तो अब इनिशियल कंडीशंस देखते हैं. इसमें भी एक और बात देख लो कि आयरन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स हैं, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को देख रहे हैं. तो एटम ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट में कितने. इनिशियल स्टेट जो है उसमें ऑक्सीजन जो है ना रिएक्टेंट में वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो सिर्फ एक ही है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स है. बैलेंस करने के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 वाटर के एटम्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 होने चाहिए.
तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट वाला उसके आगे भी ऐसे 4 लगा देंगे, मींस 4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 ऑन द राइट हैंड साइड। तो एक और चीज जो बहुत ध्यान देने वाली है कि हमने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करना है। हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला ऑल्टर नहीं कर सकते, हम किसी एलिमेंट का फॉर्मूला ऑल्टर नहीं कर सकते। मतलब कि हमें H2O में जो 4 आगे लगाना है वो कॉफिशिएंट की फॉर्म में लगाना है, ना कि ऐसे कि हमने जस्ट एक H2O लिया लेकिन ऑक्सीजन 4 चाहिए थे तो उसके नीचे 4 लगा दिया। तो ये जो होगा ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, वाटर नहीं रहेगा। दिस थिंग ऑल्सो ये गलत है। दिस इज द राइट वे टू राइट। हमारे पास एक पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन आई, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर 4 लगाया, राइट हैंड साइड पर भी 4 लगा, राइट हैंड साइड पर तो ऑलरेडी 4 था और यहाँ पर 4 आ गया। सो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज पार्शियली बैलेंस्ड। स्टेप 4 क्या होता है, हमारे पास बचे हैं हाइड्रोजन एंड आयरन, तो हमने इसको बैलेंस करना है। तो हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन है, जो पहली कंडीशंस थी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन से पहले की, जो हमारे पास एकदम स्टेप 1 में एक रॉ रिएक्शन आई थी, उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड था। लेकिन जो प्रीवियस वन, सो दिस इन दिस इक्वेशन हाइड्रोजन जो है राइट हैंड साइड पे, मतलब रिएक्टेंट्स वाली साइड पर, it is now 4. How it is 4? Two hydrogen atoms multiplied by 4, which is 4 is to 2, which gives us 8. तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर 8 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन राइट हैंड साइड पर तो सिर्फ 2 ही है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो चीज है वो है कि हमने वैसे ही एक सेम टेबल बनाया, एटम ऑफ हाइड्रोजन लिखा, रिएक्टेंट में लिखा, प्रोडक्ट में लिखा। 8 जो थे ऐसे रिएक्टेंट में थे लेकिन 2 ही थे। तो अब हमारे पास 2 है, हमें उसे 8 बनाना है। हम क्या करेंगे, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स द इजीएस्ट वे। इट्स अ बेसिक मैथ्स, कुछ ज्यादा हार्डकोर मैथ्स तो नहीं है। सिंपल है कि हमारे पास 2 थे, हमें इसे 8 बनाना था, तो हमने आगे 4 जो है वो एज अ कोफिशिएंट लगा दिया, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन जो थी ये भी पार्शियली बैलेंस होगी। अब हमारे पास एंड स्टेप, इट इज काइंड ऑफ लास्ट स्टेप। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट बचा था, वो था आयरन। आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखते हैं। सो इनिशियल इट इज 1 आयरन, मतलब हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो वो सिर्फ एक आयरन से करी थी, रिएक्टेंट में सिर्फ एक आयरन एटम था। लेकिन प्रोडक्ट में वही आयरन 3 आयरन्स में कन्वर्ट हो गया। जो फॉर्मूला Fe3O4 था, इसमें आयरन जो है वो 3 है। बैलेंस करने के लिए एक है, 3 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। तो हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा और अब हमने देखा तो जो नंबर ऑफ एटम्स थे दोनों साइड पे बराबर हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो गया। Now the above equation is completely balanced. We can make chemical equations more precise by adding state of compounds or elements. तो ये क्या कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम और प्रिसाइज कर सकते हैं अगर हम उनकी स्टेट को भी ऐड करते हैं। डू यू रिमेम्बर स्टेट विच वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, चेंज पढ़े थे केमिकल रिएक्शन में, दिस स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो एक इक्वेशन को हम और ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं बाय राइटिंग इट्स स्टेट। तो फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, तो स्टेट्स जो होती हैं वैसे तो 3 तरह की हैं हमारे पास, लेकिन एक स्पेशल स्टेट आती है एक्विस। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और
पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। कोई भी चीज सॉलिड सॉलिड एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। एक डिफाइंड मास एंड एक डिफाइंड वॉल्यूम है उसका, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट्स अ सॉलिड थिंग। हमें सॉलिड पता है। जो ये सिंबल है ये स्मॉल एस होता है, कैपिटल एस नहीं होता, हमें स्मॉल एस लिखना होता है। दिस स्मॉल एस, जैसे ये आयरन है ना, इसके आगे ब्रैकेट में हम छोटा सा स्मॉल एस लिखते हैं, ये सिग्निफाई करता है कि आयरन जो था सॉलिड में प्रेजेंट था, रिएक्टेंट वाली साइड। लिक्विड, सिंबल स्मॉल एल, ये सिग्निफाई करता है लिक्विड नेचर को। सो हमारे पास इस इक्वेशन में वैसे तो अभी कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन हमारे पास आगे कई इक्वेशंस आएंगे जिसमें लिक्विड स्टेट भी होगी और ये सिग्निफाई करेगा लिक्विड नेचर को। गैसेस के लिए सिंबल होता है स्मॉल जी, ये सिग्निफाई करता है गैसियस नेचर को। एंड एक्वस स्टेट, दिस सिग्निफाइज एक्वस नेचर। अब रिएक्टर्स होता क्या है, हमने वैसे भी बात करी थी, हम दोबारा बात करते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, फिर वो स्टेट जो होती है वो एक्वस स्टेट बन जाती है। इसको समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक रिएक्टेंट जो है या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो पानी के सॉल्यूशन में होगा तो वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हम AQ से लिखते हैं। सो this is all about the first part of this video. This is only covering the basics of this chapter, some introduction. We got into some chemical reactions and then we understood how to balance a chemical equation. केमिकल इक्वेशन का एक बार हम स्टेप्स दोबारा देख लेते हैं। स्टेप 1 लिखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। उसके बाद उसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट करना है, उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है ये लिखना है। स्टेप 3 जो होगा उसमें हमें क्या करना है कि जिसका सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको लेंगे और पहले उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए बेसिक मैथ्स है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। और हम ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था कि हम इसकी जो ये है ना कोई कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं ऑल्टर कर सकते, हमें ये कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है। तो फोर्थ स्टेप, कोई भी रिमेनिंग जो भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट है उसको बैलेंस करो। स्टेप 5th इज कि जो लास्ट में रह गया उसको बैलेंस करो। एंड हमारे पास जो एक स्टेप 6th जो आपकी बुक में काइंड ऑफ बना होता है कि हम उनकी स्टेट्स भी साथ में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसमें हमने स्टेट्स भी मेंशन कर रखी थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। जो आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो दूसरे पार्ट में बनेंगी। 2 पार्ट्स में करने का रीजन ये है कि जो अगर मैं एक ही वन शॉट बना देती तो वो काफी लॉन्ग एंड बोरिंग हो जाती। सो दिस इज ओनली फर्स्ट पार्ट एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर इन सेकेंड पार्ट, और वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं और उसके अलावा हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड ऑल दैट स्टफ हम उन सब की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।